बीए पार्ट फर्स्ट में हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम यहाँ पर अब नदी के जो कार्य हैं, उसके बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, उनका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा का हम रिपीट करते हैं कि नदी मुख्य रूप से 3 कार्य करती हैं। ये है अपर्दन यानी इरोजन, अपने जो भी मार्ग है, घाटी है, उसमें वो कई तरह से किनारों को अपने तलहटी को काटती छाटती कुरतती भी जाती है। अपर्दन कार्य कहलाता है। दूसरा है परिवहन कार्य यानी ट्रांसपोर्टेशन। जो भी अवसाद प्राप्त होता है अपर्दन के द्वारा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, बहा कर ले जाना, ये परिवहन कार्य है। और तीसरा है निक्षेपण, डिपोजिशन, यानी बहा कर लाए गए अवसाद को किसी क्षेत्र के अंदर निक्षेपित करना, जमा करना। इस तरह से ये कार्य होता है। अब सबसे पहले अपर्दन कार्य के अंतर्गत नदी जब बहती है तो अपने प्रवाहित जल के द्वारा दोनों ओर के जो किनारे हैं, उस शैल के ऊपर ये प्रहार करती है। धीरे धीरे उसके जो किनारे होते हैं, किनारे की शैल होती है, वो कमज़ोर होती जाती है और वो भूमि से अलग होकर पानी के साथ में बहने लगती है। इसको कहा जाता है नदी की हाइड्रोलिक एक्शन या जलीय क्रिया। दूसरा है इसमें अपघर्षण। प्रवाहित जल के साथ में बहते हुए शैलखंड नदी के जो तली होती है उसमें उसको घिसते हुए जाते हैं, खरोचते हुए जाते हैं, जैसे रेखमाल। इससे नदी गहरी होती जाती है, चौड़ी भी होती है। इसको कहा जाता है अपघर्षण, एब्रेशन। तीसरा है एट्रीशन या सन्निकर्षण। आपस में जो भी मलबे के टुकड़े होते हैं, ये टूटते फूटते जाते हैं, छोटे बारीक होते जाते हैं, ये सन्निकर्षण कहलाता है। और संक्षारण या घोलीकरण कहलाता है कि जो भी उसमें घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको घोलकर नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जैसे नमक, जिप्सम, चूना पत्थर आदि। साथ साथ में कुछ लटकी हुई अवस्था के अंदर भी ये जो अवसाद होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब ये नदी का अपर्दन कार्य किन चीज़ों के द्वारा निर्धारित या प्रभावित होता है? ये होता है जल की मात्रा। जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अपर्दन ज़्यादा होगा। गति ज़्यादा होगी तो उस वेलोसिटी के हिसाब से उतना ज़्यादा वहाँ पर तेज़ी से अपर्दन कार्य होता जाएगा। जहाँ से नदी होकर बहती है वहाँ पर शैल, आधारी शैल कैसे हैं, चट्टानें कैसी हैं, तो उन रॉक्स का नेचर सीधा तौर पे इसको प्रभावित करता है। अगर कोमल चट्टानें हैं तेजी से अपर्दन होगा। इस तरह से ये मुख्य इसमें बातें हैं जो कि प्रभावित करती हैं इसके अपर्दन को। परिवहन को जो प्रभावित करती हैं उसमें है जल का वेग। जितना अधिक जल का वेग होगा, परिवहन भी अधिक होगा। जल की मात्रा अधिक होगी, परिवहन फिर से अधिक होगा। लेकिन अगर उसमें जो अवसाद है बहुत अधिक होगा तो वहाँ पर धीरे धीरे वो अवसादीकरण अधिक होने के कारण से परिवहन कम होता जाता है। ये मुख्य बातें थी। अब है इसके में कि नदी जब बहती है तो ये अपने नदी घाटी के ऊपरी भाग में स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, मध्य भाग में और घाटी के निचले भाग में अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, हेड जहाँ पर दिखा रखा है वहाँ पर तीव्र वेग होता है और जैसे जैसे इसका माउथ आता है वहाँ पर ये नदी ग्रेडेड होती जाती है और इसका मंद ढाल होता जाता है।
अपर्दन बहुत ही मंद हो जाता है और वहाँ पर निक्षेपण अधिक होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं क्या क्या नदी के द्वारा बनता है। तो नदी की ऊपरी भाग के अंदर निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, जिनमें आता है गॉर्ज, कैनियंस और वी आकार की घाटी। वस्तुतः ये सारी की सारी जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है और चट्टानें सामान्य या कोमल होती हैं, वहाँ पर तेज़ी से घाटी गहरी होती जाती है और वी आकृति जैसा बना लेती है, और इसको कहा जाता है वी प्रकार की घाटी। जलप्रपात बनते हैं, जिसको हम देख रहे हैं वाटरफॉल के रूप में। तो जब कभी नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वाटरफॉल यानी जलप्रपात बनता है। नदी के मार्ग में कई स्थानों पर कोमल और कठोर चट्टानें आती हैं। कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं और उस स्थान पर नदी की तलहटी नीची हो जाती है, उसकी तली नीची हो जाती है। इस प्रकार नदी का जल तीव्र गति से नीचे गिरने लगता है, जलप्रपात बन जाता है, जलप्रपात का वाटरफॉल का निर्माण हो जाता है। अब इसी के अंदर ही जैसे जैसे जलप्रपात पीछे हटता जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार से जो उसका मार्ग है वो धीरे धीरे ग्रेडियंट होता जाता है। अब अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के जलप्रपात बनते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर है नियाग्रा जलप्रपात, या फिर अफ्रीका में जेमजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। बड़े ये दुनिया के मशहूर जलप्रपात कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो नदी है इसके अतिरिक्त जल गर्तिकाएँ वाटरफॉल्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, नदी वेदिकाएँ बनाती हैं जिसको कहते हैं टेरेसेस। इस तरह से नदी के ये अपर्दन के द्वारा बनने वाले मुख्य आकृतियाँ होती हैं। अब जब नदी ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है, इसमें तो नियाग्रा फॉल्स के बारे में दिखाया हुआ है किस प्रकार से नियाग्रा फॉल्स ये लेक इरी से आगे बढ़ता हुआ जब ये ओंटारियो में जा रहा है, ये ओंटारियो और इसके बीच में है, तब ये किस प्रकार से इस फॉल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नदी का से बनने वाली स्थलाकृतियों का अगला जो पड़ाव है, यानी कि जब ये इसका मध्य वाला क्षेत्र मध्य मार्ग है वहाँ पर आते हैं तो नदी का वेग कम हो जाता है। नदी का वेग कम होने से यहाँ पर अपर्दन भी कम होता जाता है, निक्षेपण साथ में शुरू हो जाता है। और अब बनते हैं इस क्षेत्र के अंदर जलोढ़, पंख जलोढ़, शंकु, जिनको कहते हैं एलुवियल फेंस, एलुवियल कॉन्स। तो वहाँ पर जैसे जैसे गिरिपथ के नीचे पहुँचती है नदी तो अपने साथ में लाए हुए कंकर पत्थरों को जमा करती है और इस तरह से जलोढ़, पंख का और शंकुओं का निर्माण होता है। एक बहुत ही अलग प्रकार की आकृति, नाम है इसका नदी विसर्प और गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं। नदी की घाटी अपने मध्यवर्ती भाग में सीधी नहीं बहती, बल्कि ये विसर्पाकार यानी सांप की भांति बल खाती हुई जाती है। इसको कहते हैं रिवर मिएंडरिंग। अब ये नदी आगे की तरफ जैसे पहुंचती है तो कई तरफ से मुड़ती हुई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जहाँ कहीं पर भी इसको रास्ते में रुकावट मिलती है फिर अपना मार्ग बदल लेती है, इसमें मोड़ आ जाता है। तो इस तरह से कई मोड़ों के द्वारा ये घूमती हुई घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती है। अब इसके जो अवतल किनारे होते हैं इन पर अपर्दन तथा उत्तल किनारों पर निक्षेपण कार्य होता है। धीरे धीरे जब कभी इसमें वेग अधिक हो जाता है तो इसमें जो घुमावदार मार्ग है वो कभी कभी सीधा हो जाता है और जो मोड़ था वो अलग रह जाता है, और इस प्रकार से वो अलग होकर एक गोखुर झील का निर्माण करता है। क्योंकि इसकी आकृति एक गाय के खुर के समान है इसलिए इसका नाम रख दिया ऑक्सबो लेक। इस तरह की ऑक्सबो लेक दिखाई देती हैं मैदानी भागों में।
साथ साथ के अंदर जब ये और आगे बढ़ती है तो ये बनाती है, जब ये अपने आखिरी मुकाम के पास पहुंच जाती है, माउथ के पास, मुहाने के पास, जहां पर इसका डिपोजिशन अधिक होता है, तब ये डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे इस चित्र में मिसिसिपी डेल्टा को दिखाया गया है। ये मिसिसिपी नदी अपने साथ में लाए गए अवसाद का जमाव करती है और पक्षी के पंजे के आकार का यहाँ पर डेल्टा बनाती है। भारत के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये जो डेल्टा है विश्व का सबसे अधिक बड़ा और प्रगतिशील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं ये इस क्षेत्र के अंदर, या इसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये यहाँ पर पाया जाता है। ये डेल्टा है, इससे पहले नदी कई क्षेत्रों में गुम्फित भी हो जाती है, साथ साथ में कई क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान और प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। डेल्टा जो है इसके लिए ज़रूरी है कि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तलछट की मात्रा भी विशाल हो, और जैसे जैसे ये समुद्र के किनारे पहुँचे तो इसका वेग कम हो जाए, निक्षेपण अधिक हो जाए, और वहाँ पर जो नदी की धाराएं हैं फैलकर अपने साथ में लाया हुआ अवसाद जमा करती जाएं, और इस प्रकार की जो डेल्टा ग्रीक भाषा का जो अक्षर होता है जो त्रिकोण जैसा दिखाई देता है, इसका उल्टा आकार, इसका नाम ग्रीक लोगों ने दिया था नील नदी के डेल्टा को देखकर, क्योंकि वो त्रिभुजाकार था। तो इस तरह से नदी जब समुद्र में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि जहाँ पर नदी का वेग मुहाने के पास में अधिक होगा वहाँ डेल्टा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर अवसाद जमा नहीं हो पाता है। जैसे भारत के पश्चिम में जो नदियाँ गिरती हैं वहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण नहीं करा पाती। इस प्रकार से दुनिया के अंदर जो डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, उनके नाम हमने पढ़े अभी। ये है मिसिसिपी नदी, गंगा नदी, नील नदी, नाइजर नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। इस प्रकार से आज नदियों की स्थलाकृतियों का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।